जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि हम लोग अब आप लोगों के लिए कुछ करें। जो 2021 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके ही उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सिस्टम हम लोग बनाए हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, स्टार्ट हम मैथ से कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा आप कि आपको सारे सब्जेक्ट मैथ में जितने हाई स्कूल में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ तक कि मैं बोलूँ कि हाई स्कूल नहीं इंटर के भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ से नियमित अंतराल पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, जितनी भी है, इंग्लिश, सारी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान आप ऐसा थोड़ा सा सोचिएगा कि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग वही पॉइंट पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ आज। तो देखिए, पाठ्यक्रम 2021 आपके सामने डला हुआ है। मैंने जब पहली बार आपको मैथ में पढ़ाया था तो सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, बट आज फिर से मैं करा दे रहा हूँ। जो ये सिलेबस आपके सामने लिखा गया है, ये क्या किया गया है, इसमें से 30% लेस किया गया है। तो 30% लेस करके आपको पढ़ना है। अब कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करिएगा। देखिए, एक बार थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लीजिएगा। संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, बीजगणित से 18 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का, ज्यामिति से 12 नंबर का, त्रिकोणमिति से 10 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से भी 10 नंबर का। यहाँ पर क्या है बच्चों की प्रायिकता तो पूरा का पूरा प्रायिकता हट गई है। तो यहाँ पर अब ये मानिएगा आप लोग कि सांख्यिकी से 10 नंबर के आने के पूरे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और ऐसे ही जितने भी चैप्टर हैं इनसे बीच बीच में कुछ टॉपिक कट गए हैं, और वो कैसे कट गए हैं, जो कटा है वो जैसे मैं यूनिट स्टार्ट करूंगा तो मैं उसके बता दिया करूंगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब संख्या पद्धति से आप ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद मैं आपसे लाइव बात करूंगा। ठीक है, और जितने भी टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितने भी टाइप का, जैसे मैं संख्या पद्धति स्टार्ट करूंगा तो यहां से आप मानिएगा कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और आप 8 से 10 क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड बना लीजिएगा, क्योंकि वही जो 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उसी क्वेश्चन से आपको एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जो मैं अब जितना मैं कराऊंगा उतना ही आप करके जाएंगे ना, तो जब आप एग्जाम में अपनी जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चीजें पढ़ाया हुआ में से है। ठीक है, तो चलिए समय अब ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अब इस टॉपिक की बात करते हैं। चीज़ें हैं इसकी चैप्टर को समझने के लिए, उसकी बात करते हैं। तो इस नाम से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो इसको समझने के लिए आप नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं ना हम लोग, वो डिवाइड समझ लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को डिवाइड अच्छे से आता है, फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, 3 से इसको डिवाइड 2 टाइम्स 6 आएगा, यहां पर 1 आएगा। समझ में आ गया। अब इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, एक फार्मूला आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है, शेष। ठीक है, ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब इसमें क्या है बच्चों कि देखिए, भाज्य का क्या मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहां पे 7 है ना, तो यहां पर इस जो विभाजन में 7 हमारा क्या है, वो हमारा भाज्य है। तो 7 को हम यहां पे लिखेंगे भाज्य। भाजक कितना है, भाजक का मतलब होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो हम भाग किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए आप। भागफल कितना है, भागफल का मतलब डिवाइड करने के बाद यहां पर जो आ रहा है, इसको इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं। ये जो आया है, ये हमारा जो 2 आया है, ये हमारा क्या है, भागफल है, तो ये 2 कर देंगे। प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लगा दीजिए। शेषफल का क्या मतलब होता है, शेषफल का मतलब होता है ये जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है हमारा, इसको हम बोलते हैं शेष। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, इसको जरा सॉल्व करिए। 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 × 7।
समझ में आ गया, 7 इक्वल 7। अब यहां से देखिए ये जो बना है ना भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये आया कहां से समझिए। जैसे हम इस 7 को देखिए किस प्रकार से लिखें, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कैसे लिखें कि 7 प्राप्त हो जाए। तो 7 को मैंने तोड़ दिया है, कैसे तोड़ा है, 3 2 1 में। और 3 2 1 में मैंने कैसे तोड़ा है कि 3 का अगर गुणा मैं 2 में करूं तो 6 हो जाएगा, और 6 को अगर 1 में प्लस करूं तो 7 हो जाएगा। तो जैसे ये 7 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 और प्लस क्या 1 कर सकता हूं। अब यहां पे 3 बच्चा क्या है, मैं मान लिया कि 7 को मैं भाज्य बोलता हूं, 3 को मैं भाजक बोलता हूं, 2 को मैं भागफल बोलता हूं, 1 को हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी को क्या, ये जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है, इसी को यूक्लिड जी ने क्या कर दिया कि इन्होंने क्या किया कि भाज्य को इन्होंने, ये जो भाज्य है इसको इन्होंने a मान लिया। क्या मान लिया, भाज्य को इन्होंने a मान लिया। चलिए हम मान लेते हैं, मानने में कोई तो दिक्कत होती नहीं, कभी भैया मत सोचिएगा a मान लिया। तो देखिए बुक में आपके a है तो आपको a ही लिखना है, बट आप ये जरूरी मत समझिएगा कि भाज्य को a ही लिख सकते हैं। एग्जाम के नजरिए से आप ये लिखिएगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं, ये सब चर हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि a ही लिखें, ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन एक जो स्टेटमेंट नहीं हो जाता, जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इस फॉर्म से हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक में हमारा ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, तो भाज्य को इन्होंने, यूक्लिड जी ने भाज्य को a से डिनोट कर दिया, और भाजक को इन्होंने बोल दिया कि भाजक जो हमारा है b है, और मल्टीप्लाई का साइन है। और भागफल का मतलब क्या होता है, भागफल को इन्होंने q से डिनोट किया, और रिमाइंडर जो शेषफल होता है, शेषफल को इन्होंने r से डिनोट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए a इक्वल b का मल्टीप्लाई अगर q में करेंगे तो bq हो जाएगा, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन r, ये स्मॉल में कर लीजिएगा, स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r। तो ये क्या हो गया, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है। तो अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है या जनरल फॉर्म क्या है, तो वो जनरल फॉर्म क्या होती है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो r के बारे में समझनी है। r के बारे में कैसे समझना है वो जरा देखिए, मैं इसको इधर हटा दे रहा हूं। देखिए r के बारे में समझिए, जैसे मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, r का मतलब क्या होता है, पहले r का मतलब क्या होता है, शेषफल से मतलब है। r का मतलब क्या होता है, शेषफल से मतलब है। तो 3 को मैंने ये डिवाइड किया तो यहां पर 1 आ गया शेषफल। मैं कुछ और डिवाइड करके देख लेता हूं, जैसे मैं डिवाइड करूंगा 4 से मैं 9 को डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 होगा, और यहां पर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए आप जरा कि r की क्या वैल्यू हो सकती है। यहां पर देखिए r की क्या वैल्यू है, हमेशा जो r की वैल्यू होगी, r मतलब होता है शेषफल, जो शेषफल की वैल्यू होगी वो हमेशा इससे क्या होगी, कम ही होगी। शेषफल की वैल्यू कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, जिससे हम मतलब भाजक से ज्यादा कभी भी शेषफल की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती वो जरा देखिए, जैसे हमने यहां से 3 से इसको डिवाइड किया, 7 को डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किए है ना, तो ये 1 आया है। अब 4 से डिवाइड किए हैं तो भी 1 आया है। कुछ और बदल दीजिए आप, जैसे आप 7 यहां पे कर दीजिए, 7 अगर कर देंगे तो यहां पर 1 बार जाएगा, तो यहां पर 4 ही आएगा, तो यहां शेषफल कितना आएगा, 3। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं r की वैल्यू हमेशा इस नंबर से कम ही आएगी। आप आराम से अपनी कॉपी में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उस नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं 4 से अगर इसको डिवाइड करूंगा, 7 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल 3 आएगा। अब अगर मैं 4 से 6 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल, इसको 1 टाइम 4, तो यहां शेषफल 2 आएगा। अब अगर मैं 4 को 5 में डिवाइड करूं तो 1 बार जाएगा, यहां शेषफल 1 आएगा। तो देख रहे हैं, तो जो शेषफल है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में शेषफल 4 से ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों, अगर 4 से ज्यादा हो जाएगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे ये 4 है, ये 9 है, ठीक है, यहां पे 4 एक नम 4 कर दूं, यहां पे मैं 8 कर देता हूं, तो यहां पर शेषफल 4 आ गया। तो ऐसा तो डिवाइड हम लोग किए नहीं, क्योंकि डिवाइड में हमको क्या सिखाया जाता है कि 4 के ऐसे टेबल पढ़ना है कि 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बट इस कंडीशन में कभी आप डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, 4 2 जा 8, तो यहां पर 8 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो 4 से डिवाइड करने पर देखिए पॉसिबल कंडीशन कितनी है, या तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, या तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब r की जो वैल्यू है वो हमेशा जो भाजक है हमारा उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती।
किसी भी कंडीशन में जो r की वैल्यू है, जो शेषफल की वैल्यू है, हमेशा वो भाजक से कम होगी। वो देखिए 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। देखिए 0 है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट हमेशा छोटी होगी। किससे छोटी होगी? 4, मतलब ये भाजक से, भाजक के बराबर भी नहीं होगी। हमेशा जो रिमाइंडर जो शेषफल है उसकी वैल्यू हमेशा ये जो भाजक है इससे कम ही होगी। तो यहां पर मैं एक जो r के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझिएगा कि जो r की वैल्यू होगी बच्चा, ये जो r की वैल्यू होगी ये हमेशा ये 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से, देखिए 0 से ये क्या हो सकती है, इसका क्या मतलब है कि जो r की वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी ही होगी। 0 के बराबर हो सकती है, 0 से कम नहीं होगी, तो 0 के या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। और दूसरी कंडीशन यहां पर देखिए जो b है, b से हमेशा छोटी होगी। जो r की वैल्यू, ये b ही तो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये b है हमारा, ये हमारा a है, ठीक है, ये b है, ये q है, ठीक है। तो ये जो r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू हमेशा जो है b से लेस होगी। समझ में आ गया? तो r के लिए ये कंडीशन आप जरूर दिमाग में रखिएगा। ये बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को और इससे बहुत ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो गए। तो ये जो r की वैल्यू है बच्चा ध्यान रखिएगा, इससे भी आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन बन सकता है कि r के लिए क्या सही है। आपको ऑप्शन करके दे देगा इक्वल, बराबर, ये बड़ा है इस बड़े से, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, बट b से हमेशा छोटी होगी। और b का यहां मतलब किससे है? b का मतलब यहां भाजक से। तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी को, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाया ना, ये एक स्टेटमेंट है। जो मैंने ये जनरल फॉर्म बताया, ये एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूव किया गया स्टेटमेंट है। प्रूव कैसे किया गया है? ये देखिए, प्रूव ही तो किया गया है 7 बराबर 7। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, ये प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब एक और नाम आप सुनेंगे, आप इसको थोड़ा सा लिखते रहिएगा, मैं यहां पे इसको हटा के बता दे रहा हूं। इसी से मिलता जुलता एक और आप अपनी बुक में नाम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, बहुत बच्चे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सेम ही समझते हैं। उनको लगता है कि ये जो प्रमेयिका है, हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं और इंग्लिश में एल्गोरिथम बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो प्रमेयिका है इसको इंग्लिश में लेमा बोलते हैं, ठीक है। और ये एल्गोरिथम के लिए हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों एक ही यूज होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये एक सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज होती है। इसी के हेल्प, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सीरीज होती है। इसी के हेल्प से हम जब एचसीएफ फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से a = bq + r की हेल्प से स्टेप बनते हैं। पहला स्टेप, पहला चरण, दूसरा चरण। अभी जब मैं एचसीएफ बताऊंगा आपको सॉल्व करने के लिए इससे, तो वहां पर पहला चरण आएगा, दूसरा चरण आएगा, तीसरा चरण। तो वो जो स्टेप होता है वही क्या कहलाते हैं? एल्गोरिथम। लेकिन ये किसकी हेल्प से यूज होता है? ये प्रमेयिका की हेल्प से यूज होता है। तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, चरण होता है किसको? एचसीएफ ज्ञात करने का। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। लेकिन जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये सिद्ध किया गया स्टेटमेंट है, जबकि ये सिद्ध किया गया नहीं है। ये क्या है? इसकी मतलब इसकी हेल्प से हम क्या, इसकी हेल्प से, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से क्या करते हैं? हम एचसीएफ को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चा क्या दिया रहेगा? जैसे यहां पर दे दो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 8 और 3 ले लेता हूं, और मुझे बोला जाएगा कि 8 और 3 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप इनका क्या करना रहेगा? मुझे एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा, एचसीएफ। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इन दोनों में देखूंगा कि छोटा कौन है। तो इन दोनों में छोटा 3 है, तो 3 से मैं भाग देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चा 2 बार जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही अब मैं देखो, ये पहला चरण हो गया। अब यहां पर r की वैल्यू 0 नहीं आई है। एचसीएफ के लिए जरूरी रहेगा कि जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाए? 0 आ जाए। बट इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो r का मतलब होता है शेषफल, और शेषफल की वैल्यू यहां पर 0 नहीं आई है। तो अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप करने का मतलब ये होगा कि अब 2 से डिवाइड करेंगे किसको? इस भाजक को। तो 3 में डिवाइड करेंगे। तो 2 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 2 से इसको
एक बार आएगा। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अभी भी आप देखेंगे यहां पर 1 आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, 2 से 3 को डिवाइड किया है, 1 बार गया है ये। अब इसका मतलब ये है बच्चा कि ये 2 से डिवाइड करने पर अभी भी r की जो वैल्यू है, जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है। मुझे क्या करना है, तब तक मुझे ये प्रोसेस अपनाते जाना है जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आ जाए। अब यहां पर देखिए r की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो r की वैल्यू 0 लाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, 1 से इस भाजक को डिवाइड करूंगा। अब देखिए 1 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहां पर आ गया 2 से 2 0। अब यहां पर बच्चा r की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 के इक्वल। मतलब जिस कंडीशन पे r की वैल्यू 0 आ जाए उसी का जो भाजक होता है वही हो जाता है क्या, HCF। तो इसका मतलब लास्ट भाजक हमारा क्या है, 3 है। तो लास्ट भाजक हमारा 3 है, तो इसका मतलब 8 और 3 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना तो अभी आप मतलब पढ़ चुके हैं तो इतना तो नॉलेज होगा ही, बट एक रिवीजन के तौर पे मैंने ये समझा दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये R की कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉल्व मतलब यही क्वेश्चन सेम 2020 में आया है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4025 और 1656 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना। मतलब ये 4025 और 1656 जो दिया गया है इसका हमको HCF निकालना है, लेकिन HCF निकालने की मेथड अलग अलग है। लेकिन अब यहां पर कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप HCF ज्ञात करते हैं तो ये दोनों नंबर को पहले आप लिख लीजिए। तो यहां पर दोनों नंबर जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, 40, 25 और या ऐसे मैं लिख दूं 1656। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करना कि जो 2 नंबर देंगे उन दोनों नंबरों में सबसे पहले आप ये डिसाइड करिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। इतना तो आप कर ही सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इसमें आपको पता है कि ये 4025 जो है बड़ा है, तो इस तरफ ऐसे आप साइन लगा दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है ये जिसकी तरफ मुंह ओपन रहता है वो बड़ा माना जाता है, इसका मतलब ये हो गया बड़ा। अब क्या कर देना है आपको, जो छोटा वाला नंबर है उससे इसको डिवाइड करते जाना है, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि 0 ना जाए। मैं डिवाइड करके समझाता हूं, अच्छे समझिएगा। 1656 यहां पे दिया गया है, 1656 को ये डिवाइड करिए इससे। तो जब 1656 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स, 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें करिए, देखिए नीचे लिख दीजिए, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा, 1 कैरी होगा। 2 5 जा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 होगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3, 1 कैरी। तो 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 2 से 1 माइनस होगा 1, 10 में से 3 माइनस होगा 7 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो जब 1656 को आपने 1656 से आपने इसको डिवाइड किया तो 2 बार गया, मतलब यहां पर शेषफल आ रहा है। मतलब जो पहला स्टेप है बच्चों उसमें r की वैल्यू यहां पर क्या होता है, r होता है। यहां पे r आपका 0 नहीं आया है, तो देखिए इसको आप बाहर डिवाइड करते जाइएगा और यहां पर चरण लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेगा, पहला चरण आपने लिख दिया। अब पहले चरण को आप स्टेटमेंट के तौर पे लिखिए। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आप HCF ज्ञात करेंगे, ये एक चरण होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम ये क्या होता है बच्चा, A = BQ + R होता है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो होता है बच्चा वो A होता है, जो बीच वाला टर्म होगा वो हमारा A होता है, जो सबसे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जितना डिवाइड करने पर आ रहा है ये हमारा Q होता है, और नीचे का जो वैल्यू होती है वो हमारी R होती है। सारी वैल्यू को आप एडजस्ट यहां पे कर दीजिए। तो A की वैल्यू जो होगी वो बीच वाला टर्म होगा, वो कितना दिया गया है, A की वैल्यू 4025। तो यहां पर लिख दीजिए आप 4025 इक्वल B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 1656 है बच्चा, 1656 लिखेंगे। मल्टीप्लाई Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 2 है, और प्लस R की वैल्यू यहां पर कितनी है 713।
इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर बच्चा r इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर r की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम अगले स्टेप में जाएंगे। ये पहला चरण था। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रथम चरण, यहां पर आप लिख दीजिए प्रथम चरण, ये हो गया प्रथम चरण, इतना स्टेप। अब दूसरे चरण के लिए क्या करेंगे, देखिए अब दूसरे चरण के लिए यहां पे जो रिमाइंडर आया है ना, इससे अब भाग दे देंगे पहले वाले भाजक को। जो पहले का रिमाइंडर है अब उससे भाग दे देंगे पहले वाले भाजक को, तो 1656 को अब भाग दे दीजिए आप। तो ये 3 बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, तो यहां पे 2 करिए, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको माइनस कर दीजिए आप, 6 से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 230 आ गया समझ में। तो 713 को आपने इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया, 230 आ गया। तो ये दूसरा स्टेप। अब यहां भी अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो यहां पर भी ये जो आया है वैल्यू, ये r की वैल्यू आई है, और यहां पर r की वैल्यू तो 0 है नहीं, इसका मतलब एक और स्टेप जाएगा। तो मैं डायरेक्ट पूरा डिवाइड कर लूं फिर स्टेप लिखता हुआ चला जाऊं। तो ये जो दूसरा स्टेप है, ये मेरा जो कहलाएगा दूसरा स्टेप, मैं लिख देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। तो जो दूसरा चरण होगा, सेकेंड चरण, तो सेकेंड चरण में भी यही लिखेंगे। तो इस फार्मूले को फिर से यूज करेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर सब a इक्वल जो होगा, a इक्वल जो हो जाएगा यहां पर a इक्वल बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर देखिए a का मतलब होता है बीच वाला टर्म, तो बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा गया है 1656, तो यहां पर लिख देंगे आप 1656 इक्वल b की वैल्यू 2 है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है जिससे हमने डिवाइड किया, 713 मल्टीप्लाई 2 प्लस r की वैल्यू है बच्चा 230। यहां पे देखिए r की वैल्यू 230 है, बट यहां से डिवाइड करने पे अभी भी आप देख रहे हैं कि जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है। तो जो दूसरा चरण आपने क्लियर किया उसमें भी r की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब एक और स्टेप हम और जाएंगे। ये स्टेप हम तब तक करते जाएंगे जब तक r की वैल्यू 0 हमको नहीं मिल जाती। तो अब ये क्या करेंगे, 230 को, अब 230 से जो 230 है इससे डिवाइड कर देंगे पहले वाले भाजक को, तो 713। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहां भी r की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो तीसरा चरण हम लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं तीसरा चरण, ये जो थर्ड चरण है हमारा बच्चा, इसमें भी यही फार्मूला तो यही होगा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसमें भी a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू आपको पता है 713 है, तो ये 713 इक्वल b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 230 मल्टीप्लाई q की वैल्यू 3 प्लस r की वैल्यू 23। यहां भी आप लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगला स्टेप जाएगा। अब 23 से किसको डिवाइड करेंगे, 230 को डिवाइड करेंगे, और 23 से बच्चा जब 230 को डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 10 बार में 230 आता है, 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार में 230। तो यहां पर जब माइनस करेंगे तो देखिए सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां पर r की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब जब 23 से आपने 230 को डिवाइड किया है, तो जो अगला चरण है मतलब चौथा चरण, फोर्थ जो चरण आएगा इसका, फोर्थ चरण भी फार्मूला यही रहेगा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर सब वैल्यू रख दीजिए आप। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर a की वैल्यू 230 है, तो 230, और b की वैल्यू कितनी है, 23 है, मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है, 10 है, और r की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहां पे देखिए r की वैल्यू 0 मिल गई ना। अब अगर r की वैल्यू 0 मिल गई बच्चा, तो जो लास्ट स्टेप में जो मेरा भाजक होता है, सब ध्यान समझिएगा, लास्ट चरण में जो हमारा भाजक होता है वही HCF होता है। तो इस लास्ट चरण में भाजक कितना है, 23 है कि नहीं, लास्ट चरण में भाजक कितना है, 23 है। ये देखिए लास्ट चरण भाजक कितना दिख रहा है, 23 है। तो इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 23। इसलिए यहां पर लिख देंगे, अतः देखिए यहां पर स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, अतः ये जो दोनों नंबर है 4025 और दूसरा नंबर 1656 है, 1656 का HCF बराबर 23। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि अतः 4025 और 1656 का
मासा बराबर कितना हो जाएगा 23 होगा। ये आपके 2020 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप डरिएगा नहीं कि अगर आपका 3 स्टेप में नहीं हो रहा है तो आप डर जाइए, बस ध्यान रखिएगा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। रोक लो। चलिए बच्चों, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, जितने टाइप्स हम बता रहे हैं बस उतने टाइप्स को आप ध्यान रखिएगा, और फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो पढ़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर जिसकी तैयारी हल्का फुल्का कम है तो वो केवल इस टाइप से क्वेश्चन को देखते जाएगा जितने टाइप से क्वेश्चन हम करा रहे हैं। हम काफ़ी ज़्यादा पेपर, अनसॉल्व पेपर देखने के बाद ही यहाँ पर आए हैं, तो आप थोड़ा भरोसा रखिएगा। जितने टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं उसको ध्यान में रख के जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, टाइप से ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा बच्चा, तो इसमें देखिए मानते हैं कुछ चीजें। अब सबसे पहले आप जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यहां पर जो ये देता है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सब जगह 6q है, बस बदल क्या रहा है, ये 1, 3 और 5। अब आप जानते हैं कि जो ये है हमारा a = bq+r, ये जो हमारा दिया गया है a = bq+r है। यहां पर ध्यान से देखिए, इसको आप भूल जाइए, इसको थोड़ा सा भूल जाइए। तो यहां पर देखिए bq+r, यहां पर 6q+1, तो सेम ये इस तरह का दिख रहा है कि नहीं, तो इस तरह का दिख रहा है। तो इसका मतलब बच्चा ये b की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह पे 6 है। बस इसी b की वैल्यू को आपको थोड़ा सा कैरी करना है। यहां पे देखिए b की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके, यहां पर हम मानेंगे कैसे, तो a हमको दिया नहीं है ना, तो a को हम मान लेंगे। तो हम यहां पे मानेंगे, माना, यहां पे देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, तो मान लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल a मान लीजिए या x मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, आप x मान लीजिए, क्योंकि ये तो a के टर्म में है, यहां पर b की वैल्यू बदली है, इसीलिए हमने a को x के। अब ये जानिएगा जो x है ये मेरा a ही है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x है, तथा b की वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी। अब b की वैल्यू यहां से देखिए, टैली करिए कितना आएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब a की जो वैल्यू है उसको हमने x मान लिया और b की वैल्यू को हमने मान लिया है 6। अब यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए बच्चा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब लिखेंगे तो फार्मूला क्या है हमारा, a इक्वल है bq+r है। क्या है हमारा, a इक्वल bq+r। सारी वैल्यू को आप रख दीजिए। अब यहां पर आपने जो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माना है, x माना है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, इक्वल b की वैल्यू का आपने क्या माना है, 6 माना है, तो 6 कर दीजिए, q की जगह पे q रहने दीजिए। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहां पर r को आप r ही लिख दीजिए। अब यहां पे समझिए, मेन खेल आपका r का है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे तो मैंने r के बारे में बताया था, और r के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो r की वैल्यू आएगी बच्चा, वो क्या आएगी, इससे हमेशा कम होगी, 6 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो 6 से कम में क्या क्या आ सकता है, 6 से कम में क्या आएगा, 1 आ सकता है, सॉरी 6 से कम में हमारा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा कि जो x ये है, जो x है ये 6q+1, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये हो गया, लिख लिया हमने इस प्रकार से। अब यहां पर ध्यान देना है कि जहां पे r की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब यही करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर कोई मान लीजिए, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ये जो है x इक्वल 6q+r को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में r की पॉसिबल कंडीशन कितनी हो सकती है, ये जो दिया गया है बच्चा, ये r की पॉसिबल कंडीशन है। r की वैल्यू इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती है,
क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती है और 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 6 भी नहीं हो सकती है, 6 या 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब इतनी वैल्यूज हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए लिखेंगे क्या, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे लिखेंगे r इक्वल 0 समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 ये है, तो x इक्वल 6q रहेगा प्लस r की जगह बच्चा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r की जगह पे 0 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x इक्वल क्या हो जाएगा, 6q, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, 6q। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, अब अगले स्टेप में चले जाइए आप, फिर से यही चीज करेंगे। अब r की वैल्यू कितना रखेंगे, इसी में 1 रखेंगे, तो यही मैं लिखूंगा फिर से r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 6q प्लस हो जाएगा 1। अब r की जगह पे यहां पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चा इसी प्रकार से आप r की वैल्यू जब रखेंगे, 2 रखेंगे तो बस यही बदलेगा, 3 रखेंगे तो यहां 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहां 4 आ जाएगा। तो वैसे वैसे मैं केवल लिखता जा रहा हूं, अब ये नहीं लिख रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। x इक्वल 6q प्लस 2, क्योंकि अब 2 रखेंगे तो आ जाएगा, तो अगला इक्वेशन आ गया चौथा। फिर x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x इक्वल 6q प्लस 3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। फिर आप देखिए अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 6q प्लस 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। फिर x इक्वल कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, यहां पे आप धनात्मक विषम पूर्णांक ना मान के धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल x और b इक्वल 0 है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब हमसे इसने ये बोला है कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसे है, विषम है। कैसे है, विषम है। अब यहां पर पहला इक्वेशन जो आपका दिया है उसको देखिए। पहला इक्वेशन हमने बनाया है x इक्वल 6q, मतलब यहां पर ये है x इक्वल 6q है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब हमको ये पता है x कितना, q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पे 6 कैसा है बच्चा, 6 सम है कि विषम है, तो आप सब जानते हैं 6 कैसा नंबर है, एक सम संख्या है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में हम किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, सम ही आता है। कैसे, जरा देख लीजिए, 6 सम है, ठीक है। अब 6 में अगर हम कोई भी नंबर आप अपने दिमाग में ले लीजिए, मैं 1 ले लेता हूं, 6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। ये कैसी संख्या है बच्चा, सम संख्या है। दूसरा ले लीजिए, अब 6 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब 6 में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। 6 में आप 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब एक निष्कर्ष पे आप पहुंचे हैं कि किसी भी सम संख्या में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो संख्या सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। इसका मतलब जितना इक्वेशन मैंने बनाया है उस इक्वेशन में जो 6q का मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। इसका मतलब यहां पर ये जो x बराबर 6q है, ये किस प्रकार की संख्या, ये जो 6q है ये मेरी सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब आप जानते हैं कि जब कोई भी सम संख्या होती है उसमें हम 1 जोड़ दें। जैसे मेरा यहां पर दिया है 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 7 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे विषम संख्या है। इसका मतलब अगला इक्वेशन में अगर मैं जाऊं तो 6q प्लस 1, अब देखिए 6q तो सम है, सम में मैं अगर 1 जोड़ूंगा तो विषम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चा मेरी कैसी संख्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, अब मैं नीचे गया थोड़ा सा, अब यहां पे देखिए ये सम संख्या है। सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हमको सम संख्या मिलता है, तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। अब अगर ये सम संख्या है तो इसमें 3 जोड़ दिए हैं, मतलब इसमें 3 जोड़ दिए, मतलब यहां पे 2 है, यहां पर 1 जोड़ेंगे तो विषम ही ना आएगा, तो ये हो जाएगी विषम संख्या। ऐसे ही बनता हुआ ये विषम हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला सम हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंस केवल 1 का है। तो यहां पर अब क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पर दिया गया 6q प्लस 1 किस फॉर्म का है,
विषम होना चाहिए। तो 6q+1 देखिए कहां पर है 6q+1 और 6q+1 आप बता दिए विषम, प्रूफ कर दिया। 6q+3 दिया है, इसको भी आपने विषम दिखा दिया। अब 6q+5 ये भी विषम दिखा दिया। तो समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना। अब ये घुमा के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि 6q+2, 6q+4 और 6q+ और कोई नंबर देके आपसे बोल देगा कि प्रूव करिए कि ये कैसी संख्याएं हैं, विषम की जगह पे सम कर देंगे तो आप इसको सम लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको करने में। देखिए दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 की रूप का होगा। सेम जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, मानना वैसे ही है, जैसे हम x माने थे, b की वैल्यू माने थे, वैसे ही मानना है। लेकिन थोड़ी सी जो इसमें बारीकी है वो समझना है आपको। यहां पर एक टर्म का यूज किया है कि घन आपको करना है, और दूसरी चीज यहां पर ये दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन वर्ग के रूप में भी आता है। तो जो चीज मैं यहां पर घन के रूप में करूंगा आपको वर्ग के रूप में कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि 9m+1 और 9+8 के रूप का होगा, कि मतलब इसका जो घन होगा। तो सबसे पहले इसमें हम दो चीज मानते हैं, a मानते हैं और b मानते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर तो हम एक चीज मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x। धनात्मक पूर्णांक आप x मान लेंगे, लेकिन b के लिए यहां पर आप थोड़ा सा रुकिए, b के लिए आप थोड़ा सा समझिए। यहां पर b इक्वल कितना होगा, b आप कहेंगे सर b 9 होगा, बिल्कुल सही, b 9 होगा, लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप b 9 होगा लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप 9 रख देते हैं तो सोचिए क्या होगा। अगर b की वैल्यू आप 9 रख देंगे तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तक हो जाएगी, 0 से लेकर 8 तक, क्योंकि जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, तो 8 तक रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 8 इक्वेशन बनेंगे, और 8 इक्वेशन का आपको घन करना पड़ेगा, और घन करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। मतलब 8 इक्वेशन बनेगा, 8 इक्वेशन को आप घन करेंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर आएगा लेकिन एग्जाम के बाद, ठीक है। तो वहां पे हमको टाइम भी बचाना है, तो हम यहां पर एक थोड़ा सा कंजूसी करेंगे। क्या कंजूसी करेंगे कि जो b की वैल्यू है हम 9 ना मानकर, क्योंकि b के मल्टीपल क्या होता है, 3 होता है, 3 का मल्टीपल में 9 होता है, मतलब कि 3 की टेबल में 9 आता है ना, तो b की वैल्यू बच्चा यहां पर हम 3 मान लेंगे, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जो अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल आप मान सकते हैं, तो b की वैल्यू आप कितनी मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। बस यही चीज समझाना था, बाकी वही स्टेप करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे आप, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर या प्रमेयिका से आपकी इच्छा के कुछ भी लिख सकते हैं। क्या है, a इक्वल है बच्चा BQ+R होता है। अब यहां पे देखिए a इक्वल BQ+R होता है, मैं वैल्यू अगर रख दूं तो a की वैल्यू मैंने x माना है तो यहां पर x रख सकता हूं, b की वैल्यू को मैंने 3 माना है, यहां पे मैं 3 रख सकता हूं, q को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, r की वैल्यू यहां पर r रख देंगे। अब r की पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, r के लिए ही तो हमने यहां पे सारा खेल रचा है। तो जो r की वैल्यू होगी बच्चा वो हमेशा 3 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, मतलब 0 और 3, 0 को भी शामिल कर लेंगे, 1 को भी शामिल कर लेंगे और 2 को भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि जो r की वैल्यू वो b से कम होगी। तो 0 हो सकती है, 3 से कम का मतलब निगेटिव में नहीं, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब वही चीज r की वैल्यू को आप इस इक्वेशन को मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में r की सारी वैल्यू आपको रख के एक इक्वेशन बना लेना है। तो आप जब इसको रखेंगे तो यहां पर लिखेंगे r का मान r बराबर 0, पहले क्या लिखेंगे, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो r x की वैल्यू कितनी है, ये 3q प्लस r की वैल्यू बच्चा कितनी है, 0, तो 0 रख देंगे। अब इसी को सॉल्व जब करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल क्या हो जाएगा, 3q। अब इसी को आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब उसके बाद x की r की वैल्यू 1 में रखिएगा,
थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि r बराबर 1 रखने पर, तो जब r बराबर आप 1 रखें तो अगला जो इक्वेशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, 3q तो रहेगा ही रहेगा, इसमें अगर r की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहीं पे रखेंगे ना, बाकी ये टर्म तो सेम रहेगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, आपने इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लिया। ठीक है, अब r की वैल्यू देखिए 0 रख दिया है, 1 रख दिया, बचा कितना है 2 है, उसको भी रख देते हैं, बेचारे को काहे छोड़े, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3q प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, तो x बराबर 3q प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 4th, सारा एडजस्ट कर दिए हैं। अब यहां पे देखिए कितने इक्वेशन बने हैं इससे, ये तो हमारा जनरल फॉर्म से बनाया है, तो यहां पे देखिए एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। अब ये जो तीनों इक्वेशन है इन्हीं का घन करने के लिए बोला है, तो पहले एक इसको घन करिए, फिर इसको घन करिए और इसको घन करिए। तो चलिए हम बारी बारी से घन करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 का घन करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का घन करने पर, तो जो समीकरण 2 का घन करेंगे तो मेन हमको यही दिखाना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो x इक्वल ये कितना हो जाएगा 3q का घन कर दीजिए, तो इसका घन कर दीजिएगा। तो जब घन करेंगे बच्चा, तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 3q का क्यूब करना है, क्या करना है 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब ये 3 का क्यूब हो जाएगा और q का क्यूब हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, एक सेकंड, इधर आप देखिए, इसका जब क्यूब करेंगे आप तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये 3q का क्यूब आप कर देंगे। अब इसका जब क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, अब ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 3 का क्यूब और q का क्यूब, और 3 का क्यूब का क्या मतलब होता है बच्चा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, ये हो जाएगा 27 और ये q का क्यूब, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हमको एडजस्ट किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो पहले इस फॉर्म में एडजस्ट करिए इसको। तो अब आप इसमें देखिए 3 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, या ऐसे कहिए 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 9, ऐसे लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27 हो सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, और q का क्यूब है, q का क्यूब, तो इन भाई साहब को थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 9 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं, 3 9 का क्यूब। अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए 27 क्यूब आएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और क्यूब का क्यूब हो जाएगा। यहां पर देखिए, अब यहां यहीं पे समझने वाली बात है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, कि यहां पर देखिए 9m लिखा है ना, क्या लिखा है 9m, तो ये देखिए यहां पे देखिए 9 और m दिया गया है, या देखिए इस फॉर्म में एडजस्ट करना है तो आप ऐसा करिए, उल्टा कर दीजिए, ये आप यहां पर 3 कर दीजिए, 9 आपको बाहर निकालना है, हम 9 को ऐसे करेंगे तो ये भी उतना ही तो आएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, क्योंकि हमको 9 लाना है, तो ये देखिए 9 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये m की वैल्यू है। अब देखिए यहां पर ये m है, तो m तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हमारा x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या, कुछ भी हो सकता है। वैसे देखिए ये 9 हो गया और m की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर बच्चा 3q का क्यूब, तो यहां पर लिख सकते हैं हम इसको, यहां पर लिखिए, यहां जो m की वैल्यू है वो कितनी है 3q का क्यूब। अब देखिए ये इस प्रकार का अगर हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m, तो ये जो मेरा यहां से था ना, ये इसको बनाए थे हम, कहां गया ये किस फॉर्म, देखिए इसी चीज को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 9m, कब, जब इसका हमने क्यूब कर दिया। अब ये देखिए हमने केवल इसका क्यूब किया है, बारी बारी से इसका क्यूब भी और इसका क्यूब भी करना है। चलिए एक और क्यूब हम कर लेते हैं, तो समीकरण 3 का क्यूब करेंगे, तो देखिए इस टर्म से आपको मतलब इस साइड से, तो इस साइड का हम क्यूब करेंगे जब, तो देखिए यहां पर, तो यहां दिया गया 3q + 1 का क्यूब, इसका क्यूब करना है आपको, किसका करना है 3q + 1 का क्यूब, तो चलिए कर देते हैं। अब इसका करेंगे तो आप a + b का होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, आप देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a +
बी होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसको हम ओपन कर देंगे इसी फार्मूले से, तो ए क्यूब का मतलब होगा ये 3 क्यू का, तो ये 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब होता है, बी क्यूब का मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 होता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला 3, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, ए की वैल्यू 3 क्यू है तो यहाँ पे 3 क्यू लिख देंगे, 3 क्यू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है तो आप 1 कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3 क्यू प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्म से आप लिख देंगे ए क्यूब, थोड़ा सा कट रहा होगा एडजस्ट करिएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे इधर, तो 3 क्यू का क्यूब का मतलब अभी हमने 3 क्यू का सॉल्व किया था तो कितना आया था 27, तो यहाँ पे 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 3 9, यहाँ पे 9 क्यू हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 9 क्यूब करेंगे तो 9 क्यू हो रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या हो गया है यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 ऑलरेडी है, इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्यू का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 क्यू का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो प्लस 9 क्यू हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, अब यहां पर देखिए लास्ट में आपको क्या लाना है 1 लाना है, तो देखिए इसमें 1 कहीं आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो सबसे पहले 1 को आप लास्ट में कर दीजिए। तो जब आप 1 को लास्ट में करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब और बाकी चीजों को आप लिख दीजिए 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू और प्लस ये जो 1 था बच्चा इसको लास्ट में आप कर दीजिए प्लस 1, ठीक है। तो ये 27 ये पूरा हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इस चीज को मैं इधर बता रहा हूं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो ध्यान दीजिए, मैं नहीं दिख रहा हूं कोई बात नहीं, मेरा दिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का दिखना जरूरी है। अब यहां पे देखिए आप इस चीज को अगर ध्यान से आप देखेंगे यहां पे समझिए, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूं ऊपर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ये जो मैंने लिखा है यही चीज यहां पर बच्चा नीचे लिखा हुआ था, इसको मैंने यहां पे कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में 1 था, हमने लास्ट में 1 ला दिया है। अब इससे पहले ये 9m बनाना है, जैसे हमने यहां बनाया है वैसे ध्यान दीजिएगा, 9 हमको बाहर कर देना, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस इसका मतलब ये देखिए 1 मिल गया है, तो अब 1 के साथ कोई भी छेड़खानी आप मत करिए, इस भाई साहब को पढ़ा रहने दीजिए, बस इसमें में से ये जो पूरे टर्म दिख रहे हैं यहां से आपको 9 बाहर करना है। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो देखिए 9 यहां भी कॉमन है, 9 यहां भी कॉमन है, 9 यहां भी कॉमन नहीं करना है कि क्यू को भी आप बाहर कर दीजिए, आपको बस 9 किसी ढंग से बाहर निकालना है। तो सभी में देखिए 9 है तो मैं 9 कॉमन कर लूंगा, 9 अगर मैं कॉमन करूंगा तो यहां क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस यहां क्या बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर और यहां क्या बचेगा बच्चा क्यू केवल बचेगा और प्लस 1, क्योंकि इन सब से भाई जुदा होकर के 9 बाहर हो गए हैं, गुस्सा गए हैं, चलो जो गुस्सा हो गया उसको जाने दो, तीनों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, बेचारा अकेला तड़प रहा है यहाँ पे। अब यहां पर देखिए, अब खेल तो इसी चीज का है m का। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म अगर मैं m मान लूं, इस पूरे टर्म को क्या करूं मैं m मान लूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 9 और ये पूरे टर्म को मैंने m लिख दिया और प्लस 1 है यहाँ पे देखिए प्लस 1, वाह क्या बात है, मिल गया हमको 9m प्लस 1 के रूप का। देखिए 9m प्लस 1 मिल गया कि नहीं, तो इस प्रकार से ये दूसरे मिल गया, यहां हमको पहला वाला मिल गया था 9m, देखिए यहाँ पर पहला वाला 9m मिल गया था, अब दूसरा वाला 9m प्लस 1 के रूप का भी मिल गया है, अब बस तीसरा वाला चाहिए हमको, क्या चाहिए 9m प्लस 8 के रूप का। आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसी चीज को अभी बताता हूं, तुरंत करिए स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, ओहो, तीसरा जो इक्वेशन है वही मैंने इरेज कर दिया है, बट इक्वेशन x इक्वल क्या था 3q प्लस 2, यही था ना जो इक्वेशन था हमारा, यही था x इक्वल 3q प्लस 2 के फॉर्म का, वो इक्वेशन नंबर चौथा था। अब इसका जब क्यूब करेंगे बच्चा तो इसी का क्यूब करना है हमको, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूला यही है, इस फार्मूले से का यूज करना है हमको,
इस फार्मूले के यूज करिए। तो पहले का क्यूब तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 3a की वैल्यू कितनी है 3q मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 2 और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो a की वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, a की वैल्यू यहां पर 3q है, 3q प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है, हमने यहां पे 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए जरा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3q का क्यूब अभी मैंने सॉल्व किया था, यहां पर 27q आया था, तो ये 27q का क्यूब और प्लस 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 9 2 18q और यहां पर 3q प्लस 2 भाई साहब है, इनको भी रख दीजिए आप। इसको देखिए आगे सॉल्व कर दीजिए तो 27q का क्यूब हो जाएगा और प्लस 8 और 18 54 हो जाएगा 54 और q का मल्टीप्लाई q में होगा तो q स्क्वायर और प्लस 18 दूना 36q हो गया। ओके, इतना सॉल्व करने के बाद अब तीसरे भाई साहब को ध्यान में देखिए जरा, ये भाई साहब अब इसमें लास्ट हमको चाहिए 8, क्या चाहिए 8 और इसका इक्वेशन में यहां पर कहीं 8 है तो देखिए वाह 8 मिल गया। अब इन भाई साहब को किनारे कर दीजिए, तो चलिए इनको कॉर्नर पे कर देते हैं। तो 27q का क्यूब प्लस ये सब टर्म को लिख दीजिए 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 का बाहर मतलब बाहर नहीं यार, मतलब साइड में थोड़ा कर दीजिए 8 यहां पे ला दिए। अब देखिए यहां पर ये हमको मिल गया है, अब इससे छेड़खानी नहीं करनी है, बस हमको ये बना दो। इसका मतलब m का हमको पता है, m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बस हम 9 को ला दें यार। तो इन तीनों में देखिए इसमें 9 है ना, मतलब 9 के टेबल में ये भी आता है, 9 के टेबल में ये भी आता है, 9 के टेबल में ये भी आता है। तो 9 को हम यहाँ से थोड़ा सा कह देंगे आओ भाई थोड़ा किनारे आओ, तो इनको किनारे हमने कर दिया। यहाँ पर 3q का क्यूब हो जाएगा, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तो आएगा। यहां से इसको करेंगे तो ये 9 × 54 6q का स्क्वायर हो जाएगा और 9 × 4 36 4q और प्लस 8। अब देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप m मान लें, ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप m मान लें तो आप लिख सकते हैं कि ये 9m + 8 के रूप का हो गया। ये देखिए ये 9 हो गया और इस पूरे को m मान लें और बराबर 10। और यहां पर हम यहां ऐसे लिखेंगे, यहां m की जो वैल्यू है वो क्या है 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए यहां भी आप m की वैल्यू ऐसे ही रख देंगे, यहां भी लिखेंगे जरूर कि 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए अब जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में तो चलो अच्छा रहता है, बच्चे सामने रहते हैं, बातचीत भी हो जाता है, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अब जैसा आपको अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है तो आप अपनी भी ओपिनियन दे सकते हैं कि सर ऐसा भी क्वेश्चन रखा जा सकता है ये, तो जो भी बात रहेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि आप कितनी चीज़ें गेन कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो आगे का एक पार्ट और इसका है, एक पार्ट में सारे और जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आज बच्चों इतना रखते हैं, थैंक यू।